ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट अनदर ब्यूटीफुल कैटेगरी ऑफ सम्स गाइस। ये वाला जो कैटेगरी ऑफ सम्स है ना, इसके बारे में मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार इस कैटेगरी का सम करा था ना, तो गाइस मजा ही आ गया था। इसमें बहुत एक मस्त चेस होता है, बराबर एक कैट एंड माउस सिचुएशन आ जाती है कि आपको है ना आगे साल पीछे साल, आगे के पिछले साल का अमाउंट इस साल का अमाउंट ले देकर बहुत मस्त एक रिवर्स वर्किंग करने का, मैं अगर आपको सही बोलूँ तो थोड़ा सा मौका मिलता है और बहुत ज्यादा मजा आती है इस पर्टिकुलर सम्स को करने के अंदर। ये जो सम है बाय द वे हमारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑल्सो ये सेम सम पूछा गया था एग्जाम के पेपर में नवंबर 2017 के अंदर। तो देखते हैं ये सम का साथ में मिलकर करते हैं। देखो सम में ऐसा लिखा है, मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007। तो देखो इसमें क्या डेट्स बहुत रेलेवेंट रहती है, और आप नीचे देखोगे भी कि क्वेश्चन के अंदर मांगा गया हमसे कि व्हाट आर दी एनएवीज एज ऑन 31/3/2008, 31/3/2009 एंड 31/3/2010। तो आपको लग रहा है ये ना एक मल्टी ईयर का सम जैसा है कि इसमें बहुत सारे ईयर्स की बात चल रही है और बहुत सारे ईयर्स के एनएवी अपने को फाइंड करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि डेट्स बहुत रेलेवेंट होने वाली है, मैं डेट्स को अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहला जो हमारा डेट है बॉस, वो पहला हमारा डेट क्या है हमारे पास, 1/7/2007। ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच पर यूनिट। मतलब क्या है भाई, एक मिस्टर एक्स था, उसने 1/7/2007 को किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 10,000 यूनिट्स खरीदे थे। और एक यूनिट क्या भाव से खरीदा था, 10 रुपए से खरीदा था। तो मैं ये बता सकता हूं कि उसने कितने रुपए लगाए, लगभग उसने लाख रुपए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिए, बराबर। तो इसी डिटेल्स को थोड़ा सा अपन लिखना चालू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है कि 1/7/2007 को हमारे पास यूनिट्स कितने थे, तो 10,000 यूनिट्स थे हमारे पास। और इन यूनिट्स की एनएवी अगर आप पूछोगे इस दिन की, तो मुझे पता है 10 रुपए की एनएवी आ रही थी इस पर्टिकुलर डे को। करेक्ट है, आगे जाते हैं। आगे क्या दे रखा है, 31/3/2008। 31/3/2008 मतलब यहाँ पर मेरे पास आ रहा होगा कहीं पर 31/3/08। अच्छा, मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये पीरियड क्या हो गया, 1/7/2007 से 31/3/2008। तो ये क्या हो गया, 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मतलब टोटल ये जो पीरियड है हमारे पास, ये पीरियड कितना हो गया, 9 मंथ्स का ये पीरियड हो गया हमारे पास, बराबर। यहां से लेकर यहां तक ये जो पीरियड चल रहा है अपना, यहां से लेकर यहां तक ये पीरियड कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का ये पीरियड है। आगे बढ़ते हैं। सो एज ऑन 31/3/2008 द कंपनी पेड या द म्यूचुअल फंड, द डिविडेंड पेड बाय द म्यूचुअल फंड वॉज 10%। मतलब यहां पर हम एक कॉलम बना देते हैं डिविडेंड परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज हमारे को डिविडेंड मिला था। यहां पर हमारे को 10% डिविडेंड मिला था। अच्छा, डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है, तो मैं अगेन आपको बताता हूं, फेस वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड के ऊपर डिविडेंड मिलता है। हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 10,000 यूनिट्स खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से। तो हमारा अगर आज की तारीख में मैं पूछूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है बॉस, 1 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था। 1 लाख के सामने हमें को 10% डिविडेंड मिलेगा, तो हमें 10,000 रुपए का क्या मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा। तो जैसे डिविडेंड परसेंटेज में मैंने लिखा, वैसे मैं यहाँ पर डिविडेंड वैल्यू के अंदर भी लिख सकता हूँ। और कितना मेरे को डिविडेंड मिला होगा, 10,000 का मेरे को डिविडेंड मिला होगा। क्लियर है एकदम कैलकुलेशन, क्लियर है एकदम कैलकुलेशन। जितने यूनिट्स मेरे पास हैं, उस यूनिट्स के जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से मेरे को डिविडेंड मिलता है। तो मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स हैं। इनकी फेस वैल्यू क्या है, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख की फेस वैल्यू है मेरे पास। जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 10% का डिक्लेयर हुआ। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। तो मेरे को मेरा जो डिविडेंड है वो रुपीज के टर्म्स के अंदर भी मिल गया, 10,000 रुपए का। आगे ध्यान से वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या चल रहा है, ऑन 31/3/2008 द डिविडेंड पेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज 10% एंड मिस्टर एक्स फाउंड आउट that his annualized yield was 153.33%. His annualized yield was 153.33%. His annualized yield was 153.33%. ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये पॉइंट ने मेरा दिल जीत लिया था। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी जो एनुअलाइज्ड यील्ड है वो कितनी है, 153.33%। अब ये क्या बोल रहा है, एनुअलाइज्ड यील्ड। पर वेट अ मिनट, मैंने पैसे कब लगाए, मैंने तो 7वें महीने में पैसे लगाए और साल खत्म हो जाता है 3rd मंथ के अंदर। तो ये जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए मैंने पैसे लगाए, वो तो कितना था, 9 मंथ्स का। तो किसी ने क्या करा होगा, बराबर, ये 153.33 कैसे आया होगा। सोचो, किसी ने क्या करा होगा
किसी ने अपनी रिटर्न की फॉर्मूला लगाकर अपना रिटर्न निकाला होगा। जब ये रिटर्न उन्होंने निकाला होगा तो उसके टाइम पर ये डेट और ये डेट थी हमारे पास, तो ये जो रिटर्न निकला होगा ये किसके लिए निकला होगा, 9 मंथ्स का रिटर्न निकला होगा। किसी ने फिर एडजस्टमेंट करा होगा कि भैया अगर 9 मंथ्स का रिटर्न इतना परसेंटेज है तो 12 मंथ्स का जो रिटर्न है वो कितना परसेंटेज होगा, और ये निकल कर आया, ये पर्टिकुलर निकल कर कितना आया, 153.33% निकल कर आया। तो ये 153.33% क्या है वो समझ में आया ना, कि 9 मंथ्स का रिटर्न निकालने के बाद किसी ने उसे एनुअलाइज कर दिया, तब जाकर ये 153.33% आया। तो मैं अगर आपको पूछूं कि इस 9 मंथ्स का रिटर्न क्या है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आप दे सकते हो। अब इसको हमें थोड़ा रिवर्स वर्क करना पड़ेगा कि भाई हमें को पता है कि 12 मंथ्स का जो रिटर्न का परसेंटेज है वो कितना है, वो है 153.33%। तो 9 मंथ्स के रिटर्न का परसेंटेज क्या होगा, तो होगा 153.33 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 बराबर हम करेंगे 153.33 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आया, ये हमारे पास निकल कर आया 114.9975%। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके बोल सकता हूँ 115% बराबर, इसको अपने राउंड ऑफ करके कितना बोल सकते हैं, 115%। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि बॉस ये 9 मंथ्स पहले जब मैंने 17 को यहाँ पर यूनिट्स खरीदे थे, इस दिन की जो NAV है वो कितनी है 10, और 31/3/2008 की जो NAV होगी, और इस बीच के अंदर जो भी मेरे को डिविडेंड या कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस सारी चीजों को लेकर अगर मैंने रिटर्न का परसेंटेज निकाला तो ड्यूरेशन में कितना ले रहा हूं, 9 मंथ्स। ओपनिंग NAV यहाँ की, क्लोजिंग NAV यहाँ की, सब कुछ में क्या ले रहा हूं, 9 मंथ्स के पीरियड का ले रहा हूं। तो रिटर्न परसेंटेज मेरा 9 मंथ्स का निकल कर आता। रिटर्न परसेंटेज मेरा 9 मंथ्स का कितना निकल कर आया, 115% निकल कर आया। और यही चीज क्वेश्चन में उंगली सीधी नहीं टेढ़ी करके दी गई, और क्या बोला है आपको कि भैया एनुअलाइज रिटर्न जो था ना वो आपका कितना था, वो था आपका 153.33%। करना है तो कर लो, 115 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका निकल कर आता 153.33%। आया समझ में कि किस तरीके से क्वेश्चन में सीधा सीधा रिटर्न नहीं बोला, उल्टा घुमा के रिटर्न हमारे को बोला है। हमने बोला चलो बहुत बढ़िया, हमारे को ये 115% भी मिल गया। मैं चाहूं तो यहाँ पर लिख सकता हूं कि यार ये जो 9 मंथ्स का रिटर्न है ना, ये जो फर्स्ट 9 मंथ्स का रिटर्न का परसेंटेज है वो कितना है मेरे पास, 115% है। क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने निकाला तो लिख लेते हैं, आगे काम आएगा कि नहीं देखी जाएगी। ऑन 31/3/2009 बराबर, तो अब तो और आगे टाइम गया, और ये टाइम आया हमारे पास 31/3/2009। तो देखो यहां से यहां तक का ड्यूरेशन क्या हो गया, 31/3/2008 से लेकर 31/3/2009 का ड्यूरेशन तो 1 ईयर का हो गया। ये जो पूरा ड्यूरेशन है ये क्या है, 1 साल की बात हो गई। अब ये 1 साल के अंदर के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, ऑन 31/3/2009 20% डिविडेंड वॉज गिवन। तो डिविडेंड की कॉलम में जाकर हम लिखेंगे कितना परसेंटेज डिविडेंड आया था हमारे को, 20% डिविडेंड आ गया हमारे को। आगे इसके बारे में कुछ बोला है, आगे 31/3/2009 के बारे में कुछ नहीं बोला, ये आगे सब में आगे बढ़ गए। 31/3/2009 पे 20% डिविडेंड वॉज गिवन। ऑन 31/3/2010 मतलब एक और साल बाद, कब, 31/3/2010 की बात हो गई। इस यहां से लेकर यहां तक का जो ड्यूरेशन है 31/3/2009 से लेकर 31/3/2010, इसमें कितना पीरियड हो गया, 1 ईयर का पीरियड हो गया। ये पूरा पीरियड जो है वो कितना हो गया हमारे पास, 1 ईयर का पीरियड हो गया। जब से मैंने इन्वेस्टमेंट करा तब से कितना हो गया, 2 years and 9 months हो गया। जब से मैंने इन्वेस्टमेंट करा तब से टोटल पीरियड कितना हो गया, 2 years and 9 months का हो गया हमारे पास। अब यहां पर कुछ अच्छी डिटेल्स दे रखी है। ऑन 31/3/2010 मिस्टर एक्स रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स। यहां मेरे को एक जबरदस्त क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इसने क्या बोला कि 31/3/2010 को मिस्टर एक्स रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स। ये क्या बात हुई, खरीदे कितने थे, 10,000, तो बेचे भी कितने होने चाहिए, 10,000 ही बेचे होने चाहिए ना। ये 11,000 यूनिट कहां से आ गए बराबर। तो हमें यहां पर एक बहुत मस्त क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि 31/3/2010 को 11,296.11 यूनिट्स हो गए। ये कैसे हुआ होगा, सोचो। हमने कोई समय में ऐसा देखा है कि यूनिट्स बढ़ जाते हैं, कोई समय में हमने ऐसा देखा है कि यूनिट्स बढ़ जाते हैं,
तो यस, एक पर्टिकुलर सम था जिसमें हमने देखा था यूनिट बढ़ जाते हैं। वो कौन सा सम था पता है आपको? जब आप री इन्वेस्ट कर दो। क्या री इन्वेस्ट कर देते थे? जितना आपको डिविडेंड मिला, जितना कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन मिला, इस पैसे को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते थे तो क्या होता था? आपके यूनिट्स इंक्रीज हो जाते थे। तो यहां से मुझे समझ में आता है, कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है देखो कि ये जो डिविडेंड मिला है, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये जो डिविडेंड आपको यहां मिला, ये जो डिविडेंड आपको 20% का यहां मिला जिसकी वैल्यू निकालनी अपनी बाकी है, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इसको री इन्वेस्ट करा गया है। ये साइलेंटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आ गया कि भाई 10,000 यूनिट से हमने चालू करा था और 11,296.11 यूनिट्स पर हम आ गए। दैट मीन्स कि हर बार हमने जब डिविडेंड रिसीव करा है तब हमने पूरा का पूरा डिविडेंड को क्या कर दिया है? री इन्वेस्ट कर दिया है। और इसीलिए हमारे 10,000 यूनिट बढ़कर कितने हो गए? 11,296.11 यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब और क्या डिटेल बोलिए हमारे को? When his annualized yield was 73.52%, एनुअलाइज्ड yield बराबर क्या बोली? एनुअलाइज्ड yield। तो एनुअलाइज्ड yield की कॉलम में लिखेंगे 73.52% की एनुअलाइज्ड yield थी हमारी उस टाइम पर। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा गया क्या है? क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है व्हाट आर दी NAV ऑन 31/3/2008। इस दिन की NAV क्या थी? व्हाट इज द NAV ऑन 31/3/2009 एंड व्हाट इज द NAV ऑन 31/3/2010। ये तीनों दिन की NAV कैलकुलेट करके बताइए। है ना ब्यूटीफुल सम? बराबर बहुत दिमाग लगेगा इस पर्टिकुलर आंसर को निकालने के लिए, बट एक बार आप इसका आंसर निकाल लोगे ना, फिर लगेगा चलो यार इजी था, बट बहुत दिमाग तो लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस दिन का NAV क्या होगा। बराबर सबसे पहले हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस दिन का NAV क्या होगा। और यहां पर हमारे को काम क्या आएगा मैं आपको बताऊं। यहां पर काम आएगा हमारे को अपनी रिटर्न परसेंटेज वाली फॉर्मूला। देखो जो रिटर्न परसेंटेज वाली फॉर्मूला है, याद करो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हमारी क्लोजिंग NAV इनटू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग NAV इनटू ओपनिंग यूनिट्स प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस जो मैंने अपने पॉकेट में रख लिया हूं डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV इनटू ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फॉर्मूला है जो हमने देखी है, जिसमें अगर मेरे पास बाकी सारी डिटेल्स मिल जाए, यानी कि अगर कोई मुझे बता दे रिटर्न परसेंटेज कितना है, कोई मुझे बता दे क्लोजिंग यूनिट्स कितना है, कोई मुझे बता दे ओपनिंग NAV कितना था, ओपनिंग यूनिट्स कितना था, कोई मुझे बता दे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कोई मुझे बता दे ओपनिंग यूनिट्स कितना है, ओपनिंग NAV कितना है, और कोई मुझे बता दे 100 कितना है, ये सारी चीज मुझे बता दे तो एक ही चीज बचेगी, और वो क्या बचेगी? क्लोजिंग NAV, और इसको मैं निकाल दूंगा। दिस इज द वे। जब एक इक्वेशन में LHS और RHS में बाकी सारी चीजें सिर्फ एक ही एक्स है, मेरे पास एक ही अननोन है, तो मैं उस अननोन को फाइंड कर सकता हूं। दिस इज द वे और दिस इज द अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू यूज। अब इस अप्रोच के लिए देखो बाकी सारी चीजें हैं क्या अपने पास? बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं अपने पास? तो देखो हमारे पास रिटर्न का परसेंटेज है कि नहीं है? यस, हमने निकाला है। ये कौन सा? 153.33। नहीं बॉस, 115। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग NAV कौन से दिन का है? इस दिन का। और क्लोजिंग NAV कौन सा है? इस दिन का। ये ड्यूरेशन क्या पीरियड है हमारे पास? 9 मंथ्स का। तो हम साल भर का रिटर्न नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा? साल भर के रिटर्न को पहले तो मॉडिफाई करके 9 मंथ्स का रिटर्न बनाना पड़ेगा, और वो 9 मंथ्स का रिटर्न लेंगे। तो यहां पर मेरे पास निकल कर आ गया भाई रिटर्न का परसेंटेज क्या है? 115%। और क्योंकि मैं इक्वेशन के इस साइड 100 लिखने वाला हूं, मैं यहां से परसेंटेज का सिंबल हटा देता हूं। 115 इज इक्वल्स टू व्हाट? क्लोजिंग NAV। क्लोजिंग NAV है मेरे पास? क्लोजिंग NAV नहीं है मेरे पास, तो उसको x मान लेते हैं। बराबर क्लोजिंग यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स है मेरे पास कि नहीं है? देखो सच बताऊं तो वैसे मेरे पास अभी क्लोजिंग यूनिट्स नहीं है। सच बताऊं तो वैसे मेरे पास अभी क्लोजिंग यूनिट्स नहीं है। क्यों? बिकॉज आई नो द फैक्ट कि ये जो 10% डिविडेंड मिला था ना, ये री इन्वेस्ट हो गया था। पर यहां मैं ना एक छोटी सी ट्रिक अपने दिमाग को बोल सकता हूं, और वो छोटी सी ट्रिक क्या है पता है? कि मैंने री इन्वेस्टमेंट साल के एंड पर नहीं करा, अगले साल के फर्स्ट डे पे कर लिया। मैं ये मान लेता हूं कि मैंने री इन्वेस्टमेंट साल के एंड पर नहीं करा, अगले साल के फर्स्ट डे के ऊपर मैंने री इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये मैं एक बार मान कर इस पर्टिकुलर चीज का आंसर निकाल सकता हूं। और उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? जितने ओपनिंग यूनिट्स थे।
क्योंकि इस ड्यूरेशन के बीच में कोई भी री इन्वेस्टमेंट है, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये सारा काम होने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट डे मैंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो अभी तक तो री इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर अभी तक री इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, 10,000। देखो यहाँ मैं एक फायदा उठा रहा हूँ एक सिंपल से कंसेप्ट का कि आज का क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कल सुबह का ओपनिंग स्टॉक, और मैं इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर कर रहा हूँ कि ऐसे तो आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे री इन्वेस्टमेंट हो गया था, बट मैं री इन्वेस्टमेंट के पहले अपना आंसर निकाल देता हूं और फिर मैं री इन्वेस्टमेंट करूंगा जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड दैट इज द ओनली वे आई कैन पॉसिबली फिगर दिस आंसर आउट। तो x इंटू 10,000 माइनस ओपनिंग एनएवी इंटू ओपनिंग यूनिट्स, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये बात मैं जानता हूं, तो यहां पर सीधा सीधा लिख देते, प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने री इन्वेस्टमेंट अभी माना ही नहीं है, मैं तो मानूंगा कि पहले रिटर्न निकालने के बाद री इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो क्योंकि मैंने री इन्वेस्टमेंट अभी माना ही नहीं है, ये जो डिविडेंड है ये कंपनी ने या एनएवी ने या म्यूचुअल फंड ने मुझे दिया और मैंने मेरे पॉकेट में रख लिया है, तो ये डिविडेंड अभी मेरे पास पड़ा है। डिविडेंड कितना मिला था मेरे को, 10,000 रुपीज का मेरे को डिविडेंड मिल गया था, तो ये 10,000 रुपीज का डिविडेंड मेरे पास पड़ा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1 लाख, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है 100। अब इसको फिगर आउट करके हम x इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसको फिगर आउट करके हम x इजीली निकाल सकते हैं। फटाफट से क्रॉस कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 115 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, इसमें मैं कर दूंगा माइनस 10,000 प्लस 1 लाख, तो ये निकल कर आया 205,000 इज इक्वल्स टू 10,000 x, या फिर मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 20.5, x इज इक्वल्स टू व्हाट 20.5। x था क्या बाय द वे, x था मेरा क्लोजिंग एनएवी। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, इस दिन का क्लोजिंग एनएवी अपने पास आ गया, इस दिन का क्लोजिंग एनएवी अपने पास आ गया, और इस दिन का क्लोजिंग एनएवी अपने पास कितना है 20.50। और अब जो मैं अपनी गलती कर रहा था कि भाई अपन ने री इन्वेस्टमेंट कल करा, नहीं मान लो अब मैंने री इन्वेस्टमेंट अब करा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या आ गई बॉस, एनएवी आ गई। अब मैं फटाफट से री इन्वेस्टमेंट का आंसर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, अब मैं फटाफट से री इन्वेस्टमेंट का आंसर निकाल सकता हूं। देखो मेरे को कितना डिविडेंड मिला था, मेरे को 10,000 रुपीज का डिविडेंड मिला था, 10,000 रुपीज मेरे पास है, एनएवी कितना है 20.50 है, तो री इन्वेस्टमेंट में मुझे यूनिट्स कितने मिले होंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 20.5 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 487.80, 487.80, 2 डेसिमल तक हम जा रहे हैं। तो बेसिकली 31/3/2008 को क्या हुआ, 10,000 यूनिट्स मेरे पास थे, इसमें कुछ प्लस हुआ, क्या प्लस हुआ, तो भैया 487.80 प्लस होने के बाद 31/3/2008 को एक्चुअली मेरे पास कितने यूनिट्स हैं 10,487.80 के यूनिट्स है मेरे पास, 10,487.80 के यूनिट्स है। तो एक्चुअल फिगर्स एज ऑन 31/3/2008 क्या हो गया, एक्चुअल फिगर्स एज ऑन 31/3/2008 है दैट आई स्टार्टेड विद 10,000 यूनिट्स, उस 10,000 की जगह अब मेरे पास कितना है 10,487.80 यूनिट्स है। जब मैं इस स्कीम में एंटर करा था तब एनएवी कितना था 10, आज इस स्कीम का एनएवी कितना है 20.50 है, आज इस स्कीम का एनएवी कितना है 20.50 है। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर, अब आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर का काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड ईयर पे ध्यान से फोकस करते हैं। सेकंड ईयर के अंदर काफी कम डिटेल्स है हमारे पास, बराबर। सेकंड ईयर को अगर ध्यान से देखा जाए तो सेकंड ईयर के पर्सपेक्टिव से हमारे पास काफी कम डिटेल्स है, और इन डिटेल्स के साथ हम किस तरीके से सेकंड ईयर का एनएवी निकालते हैं जरा इसके ऊपर भी अपन ध्यान देते हैं, बराबर। सेकंड ईयर के अंदर हमारे पास काफी कम डिटेल्स है और देखते हैं कि भाई सेकंड ईयर की एनएवी कैसे निकाली जाएगी। अब देखो हमें यह बात जरूर पता है कि सेकंड ईयर में क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। डिविडेंड का अमाउंट मैं आपको पूछूं तो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, सेकंड ईयर का डिविडेंड का अमाउंट अपन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए डिविडेंड का परसेंटेज, और हमें चाहिए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स दैट वी होल्ड इन सेकंड ईयर, ये दो चीज चाहिए अपने को, तो हम डिविडेंड का अमाउंट निकाल सकते हैं। डिविडेंड का परसेंटेज सवाल में दिया है, हाँ जी दिया है, सेकेंड ईयर में 20% हमारे को डिविडेंड मिला था। फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स ये हमारे को मिला है कि नहीं मिला है, अब है हमारे पास, पहले नहीं था।
पहले कितना था हमारे को, ये वाला अमाउंट हमारे को पहले पता नहीं था, इसलिए हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स नहीं थे। हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स क्या है कि आपके पास यूनिट्स कितने हैं, 10,487.80 मल्टीप्लाइड बाय 10, इनकी जो फेस वैल्यू है ये, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो फटाफट से अपन अमाउंट ऑफ डिविडेंड के लिए निकाल लेते हैं। 10,487.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 0.2 यानी कि 20% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो पहली बार में मुझे कितना मिला था, 10,000 मिला था, वो अभी कितना मिला, वो मेरे को मिला 20975.6। बराबर, समझना, मस्त कैट एंड डॉग का गेम चल रहा है गाइस। कभी आप उसके पीछे, कभी वो आपके पीछे, इस तरीके से कैट एंड डॉग वाला गेम चल रहा है और आपको मस्त दिमाग निकाल के आंसर निकालना पड़ रहा है। मेरे साथ बने रहना, दिमाग चलाते रहना। बराबर, मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, सेकेंड ईयर के डिविडेंड का अमाउंट निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने सेकेंड ईयर के डिविडेंड का अमाउंट निकाला, देखो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड का अमाउंट निकालना ईजी था। क्यों ईजी था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे पास यूनिट्स कितने थे, 10,000, उनकी फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो 1 लाख रुपए का 10% मैंने सीधा 10,000 लिख दिया था। सेकेंड ईयर में मैं ये नहीं कर सकता था कि 1 लाख इंटू 20% यानी 20,000, क्योंकि मेरे यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। यूनिट्स 10,000 से कितने हो गए, 10,487.8 हो गए हैं। तो 10,487.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 20%, तो मेरा सेकेंड ईयर का डिविडेंड निकल कर आया, और वो कितना निकल कर आया, 20975.6। ठीक है, ये मेरा निकल कर आ गया। अच्छा, अब मैं अगेन सोचता हूं कि मेरे पास सेकेंड ईयर में यूनिट्स कितने हैं। बराबर, अगर मैं आपको पूछूं कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग पर मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, तो आई हैव द आंसर कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास इतने यूनिट्स हैं। और थर्ड ईयर के बिगिनिंग पे मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, थर्ड ईयर के बिगिनिंग पे मेरे पास 11,296 यूनिट्स है। एक चीज और नोटिस करो, थर्ड ईयर में कोई डिविडेंड मिला है, थर्ड ईयर में कोई भी डिविडेंड मेरे को नहीं मिला है। दैट मीन्स थर्ड ईयर में मैंने कोई री इन्वेस्टमेंट करा है, थर्ड ईयर में मैंने कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। यानी जो भी री इन्वेस्टमेंट करा है वो लास्ट री इन्वेस्टमेंट यहीं पर हुआ है। जो भी री इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लास्ट री इन्वेस्टमेंट यहीं पर हुआ है। कैसे ये चीज मैंने फिगर आउट करी कि देखो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 10,487.80 यूनिट्स है। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में या एंडिंग में आप जब भी बोल देना चाहो, मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 11,296 यूनिट्स हैं। पर थर्ड ईयर में मेरे को कोई डिविडेंड नहीं मिला है। अगर थर्ड ईयर में मेरे को कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है तो थर्ड ईयर में री इन्वेस्टमेंट होगा, थर्ड ईयर में री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि ये थर्ड ईयर के एंड का यूनिट्स है तो वो भी राइट है, और क्योंकि थर्ड ईयर में कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, यही यूनिट्स थर्ड ईयर के बिगिनिंग पे भी होंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा, क्यों, क्योंकि साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल डाला ही नहीं गया है। तो यहां पर मेरे को एक बहुत मस्त गैप मिलता है, और वो गैप क्या है कि भाई 11,296 यूनिट्स मेरे पास कब है, थर्ड ईयर के बिगिनिंग के ऊपर, जिसको मैं बोल सकता हूं सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर। बराबर, 11,296 यूनिट्स थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि सेकेंड ईयर का एंड में है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और लिख देता हूं आपके लिए तो कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। 11,296 यूनिट्स थर्ड ईयर के एंड पे मेरे पास यूनिट्स है। थर्ड ईयर में मैंने कोई भी यूनिट्स परचेज नहीं करे, क्यों, क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं मिला, तो कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यही यूनिट्स मेरे पास क्या होंगे, थर्ड ईयर के ओपनिंग में होंगे। और अगर ये थर्ड ईयर के ओपनिंग में ये यूनिट्स हैं तो सेकेंड ईयर के क्लोजिंग में भी क्या होंगे, यही यूनिट्स होंगे। तो सेकेंड ईयर के क्लोजिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 11,296.11। और सेकेंड ईयर के ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स है, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, दैट इज दिस वाला अमाउंट। बराबर, जो कितना निकल कर आया हमारे पास, 10,487.80। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि सेकेंड ईयर के अंदर मैंने कितना री परचेज करा है, मैंने कितने यूनिट्स परचेज करा है। बराबर, मैंने कितने यूनिट्स परचेज करें, तो सेकेंड ईयर के अंदर मैंने कितने यूनिट्स परचेज करें, 11,296.11 माइनस 10,487.8 मैंने परचेज करे हैं 808.31 यूनिट्स। कितने यूनिट्स परचेज करे अपन ने, 808.31 यूनिट्स परचेज करें। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अपना आंसर है कि भाई इतना था, प्लस आप लोगों ने कितने कर दिए, 808.31 यूनिट्स और परचेज कर दिए। बराबर, अब देखो मेरे को निकालना क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
अपने थोड़ा से ज़्यादा कैरिड अवे हो गए हैं या दूर है क्वेश्चन का आंसर, अपने को निकालना तो ये फिगर है कि 31/3/2009 को NAV क्या है। अब देखो रिटर्न का परसेंटेज अगर होता तो रिटर्न वाली फॉर्मूला लगाकर हम NAV निकाल लेते, जैसे हमने क्या करा था यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट में। यहाँ क्या था, हमारे पास रिटर्न का परसेंटेज था तो रिटर्न वाली मस्त अपन ने फॉर्मूला लगा दी और उस फॉर्मूला को लगाकर अपन ने क्या करा, क्लोजिंग NAV को x मानते हुए क्लोजिंग NAV का 20.50 की वैल्यू निकाल डाली। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास रिटर्न का परसेंटेज है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास रिटर्न का परसेंटेज नहीं है, तो हम जो पहले करे थे वो चीज नहीं कर पाएंगे। बराबर, जो हमने ये वाला पार्ट करा था ना, ये वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट से लेके फर्स्ट ईयर एंड तक यानी कि 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर जैसे हमने NAV निकाला वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अब सोचो कि हम NAV कैसे निकालें। तो हमारे पास डिटेल्स क्या क्या है वो देख लो। आपके पास डिटेल्स ये है सेकेंड ईयर के लिए स्पेसिफिक, सेकेंड ईयर के लिए स्पेसिफिक हमारे पास डिटेल्स क्या है कि मेरे को डिविडेंड मिला है और कितने रुपए का डिविडेंड मिला है, 20975.6 का। मेरे पास सेकेंड ईयर में यूनिट्स परचेज करी है मैंने, कितने यूनिट्स परचेज कर लिए मैंने, 808.31 यूनिट्स परचेज कर लिए। क्या मैं ये दो डिटेल्स से NAV निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? क्या मैं ये दो डिटेल्स से NAV निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? थोड़ा सा सोचोगे तो पता चलेगा, अरे हाँ यार, एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है कि कंपनी अपने को डिविडेंड बांटती है या म्यूचुअल फंड जो है वो अपने को डिविडेंड बांटती है। अपन क्या करते हैं, ये जो डिविडेंड हमारे पास आया इसको डिवाइड कर देते हैं NAV से, रीपरचेज प्राइस से, और ये हमारे को बता देता है कि कितने यूनिट्स हमारे को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, डिविडेंड दे दिया है, यूनिट्स भी बता दिए हैं, और यहां पर हमारे लिए क्या बच गया, x में NAV बच गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपल सी फॉर्मूला को रिवर्स करके कर सकते हैं कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय यूनिट्स विल गिव मी दी NAV। तो डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड है 20975.6, 20975.6 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यूनिट्स कितना है 808.31। तो यहां पर हमारे को पता चल गया कि इस पर्टिकुलर डेट को NAV कितना निकल कर आया हमारा, इस पर्टिकुलर डेट को NAV निकल कर आया 25.949, जिसको मैं कर देता हूं 25.95। कितना निकल कर आ गया, 25.95 हमारा सेकेंड ईयर का NAV निकल कर आ गया 25.95। बराबर, तो ये दो अलग अलग मेथड हमने लगाई NAV निकालने के लिए। बराबर, देखा कैसे दो अलग अलग मेथड हमने लगाई NAV निकालने के लिए। पहली हमने क्या लगाई थी, पहली हमारे पास रिटर्न था तो पहले साल के लिए हमने रिटर्न वाली मस्त फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल दिया। अब ये दूसरे साल की बात करूं तो क्वेश्चन में रिटर्न का परसेंटेज गायब था, तो हमने क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और पता करा कि भाई देखो अपने पास डिविडेंड का अमाउंट है और अपने को ये पता है कि फ्रेश यूनिट्स कितनी परचेज हुई है, और इसके थ्रू भी हमने क्या निकाल ली, इसके थ्रू भी हमने NAV निकाल दी। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि जितना डिविडेंड मिलता है उसी से तो हम फ्रेश यूनिट्स खरीदते हैं। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय NAV इज इक्वल्स टू फ्रेश यूनिट्स, और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, NAV निकाल लिया। सो दिस इज आवर सेकेंड वे कि अगर कभी भी किसी को NAV निकालना हो तो ये दूसरा एक और तरीका है जिससे NAV निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं बोला था कि ये वाला जो समय ना थोड़ा कैट एंड डॉग वाला समय, बराबर, कि कभी आप उसके पीछे कभी वो आपके पीछे, आपको अलग अलग दिमाग लगा के निकालना पड़ रहा है। अब देखो थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट, हमारे को 3 NAV निकालनी थी, उसमें से 2 निकाल दिए। पहले साल के एंड की NAV हमने निकाल दी जो हमारे को निकालनी थी, दैट इज 20.50, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे साल की NAV हमारी क्या आ गई, 25.95 निकाल ली। अब बारी है हमारे तीसरे साल की NAV की, अब बारी हमारी तीसरे साल की NAV की। अच्छी बात क्या है पता है, तीसरे साल हमारे पास रिटर्न का परसेंटेज अवेलेबल है, तो दूसरे साल से तीसरे साल में जाते हुए हम कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपनी रिटर्न वाली FX यानी रिटर्न वाली फॉर्मूला लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। पर ध्यान रखना कि यहां पर भी रिटर्न कौन सा दिया है, एनुअलाइज्ड रिटर्न। यहां पर भी रिटर्न कौन सा दिया है, एनुअलाइज्ड रिटर्न। देखो पिछली बार हमने ये 9 महीने का रिटर्न निकाल कर करा था ना, एनुअलाइज्ड रिटर्न को लेकर नहीं करा था। इस बार अपन एनुअलाइज्ड रिटर्न को लेकर करने की कोशिश करके दिखाते हैं आपको। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे पूछूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा है अपने पास कि हमने टोटल इन्वेस्ट कितना करा था,
बराबर। अगर मैं आपको पूछूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने इन्वेस्ट कितना करा था, तो डे वन को हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था, दैट इज 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था। तो भैया आप लोगों ने इन्वेस्ट करा था 1 लाख रुपीज, करेक्ट है। वो कैसे, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, आपके पास क्लोजिंग पर कितने यूनिट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टुडे कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है भाई यूनिट्स कितने, 11,296.11 मल्टीप्लाइड बाय 11,296.11 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग एनएवी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्लोजिंग एनएवी है कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग एनएवी नहीं है। वही तो इस सम का उद्देश्य है कि भाई ये निकालो, तो हम क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं एक्स, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई 11,296.11 इंटू एक्स इज वैल्यू ऑफ टुडे। यानी कि मैंने जो 1 लाख रुपए लगाए थे, कब लगाए थे, 2 years 9 months पहले। 2 years 9 months को अगर महीने के टर्म्स में लिखें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 33 months पहले, बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं T0 और यहां पर क्या हो जाएगा T33 months। T0 पे जो मैंने 1 लाख रुपीज लगाया था वो T33 months पर कितना है, 11,296.11 इंटू एक्स। तो मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, बराबर। अगर किसी को भी रिटर्न निकालना है तो यहां पर हम निकाल सकते हैं ना, हमारा रिटर्न कितना होगा 11,296.11 इंटू एक्स माइनस 1 लाख रुपीज, बराबर, प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं लेऊंगा। क्यों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं लेऊंगा, क्योंकि सारा का सारा जो डिविडेंड है वो क्या हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं रह रहा है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस मेरे को नहीं लेना है। डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, ये मेरा रिटर्न हो जाएगा, बराबर। ये जो भी आएगा ये आंसर, ये मेरा रिटर्न निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो भी आंसर आ रहा है ये मेरा रिटर्न निकल कर आ रहा है। अच्छा, ये जो मेरा रिटर्न निकल कर आ रहा है ये कितने पीरियड का निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैं T0 से T33 मंथ्स का ले रहा हूं, T0 से T33 मंथ्स का ले रहा हूं। तो ये मेरा जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न का परसेंटेज निकल कर आ रहा है 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू 11,296.11 एक्स माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। ये क्या है, रिटर्न फॉर 33 मंथ्स। क्या मेरे पास रिटर्न फॉर 33 मंथ्स क्वेश्चन में अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर तो मजा आ जाएगी, पूरे इक्वेशन में एक ही एक्स बचेगा और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो क्या क्वेश्चन में रिटर्न फॉर 33 मंथ्स मेरे पास है या नहीं, तो देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, एनुअलाइज्ड यील्ड इज 73.52%। मतलब किसी ने क्या करा होगा, किसी ने 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज निकाला होगा, किसी ने 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज निकाला होगा और फिर बोला होगा अरे ये तो 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज है, हमें तो एनुअलाइज्ड रिटर्न चाहिए। एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होता है, 12 महीने का रिटर्न चाहिए। तो उसने क्या करा होगा, ये जो भी रिटर्न आया होगा इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करके डिवाइडेड बाय 33 करा होगा, तो वो क्या निकल कर आया होगा, एनुअलाइज्ड रिटर्न। ध्यान से समझना, आपने 33 मंथ्स का रिटर्न निकाल दिया कि 33 मंथ्स का रिटर्न है y परसेंटेज। अगर मैं आपको बोलूं एनुअलाइज रिटर्न निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 33 मंथ्स का परसेंटेज y है तो 12 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज क्या होगा, y इंटू 12 डिवाइडेड बाय 33। और हमारे पास ये 12 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज है कि नहीं है, हमारे पास ये 12 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज है जो सवाल में दे रखा है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 73.52। So now that we have 73.52, can we calculate y or not? It is very simple. हम कर देंगे 73.52 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास निकल कर आ गया कि y यानी कि 33 मंथ्स का रिटर्न का परसेंटेज कितना है, 202.18%। ओके, 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज क्या है, 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज इज 33 मंथ्स का रिटर्न परसेंटेज इज 202.18%। यही तो हमारे को चाहिए था कि नहीं चाहिए था, यही चाहिए था हमारे को। प्लग कर देते हैं इस फिगर को यहाँ पर, बराबर। तो 33 मंथ्स का जो रिटर्न परसेंटेज है मेहनत करके हमने निकाल लिया, ये कितना है
202.18। परसेंटेज लिखूं कि नहीं लिखूं? यहाँ 100 लिखा है ना, तो यहाँ परसेंटेज हटा देने का, बराबर। तो ये हम कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर अपन सॉल्व कर पाए तो हम ये x की वैल्यू निकाल पाएंगे, और इसको तो हम सॉल्व कर ही देंगे। 202.18 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 लाख, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई, दैट इज 302,180 इज इक्वल्स टू 11296.11x। तो x कितना हो जाएगा, ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे हम 11296.11 से, तो यहाँ पर हमारा x निकल कर आया, दैट x इज इक्वल्स टू 26.75 रुपीज। x क्या था बॉस? x क्या था बॉस? x था हमारा क्लोजिंग NAV, और यहां से हमारे पास निकल कर आया हमारा क्लोजिंग NAV, जो कितना निकल कर आया हमारे पास क्लोजिंग NAV, थर्ड ईयर का हमारा क्लोजिंग NAV निकल कर आया 26.75%, 26.75%। तो विद दिस बॉस हमने अपने तीनों सालों का NAV निकाल दिया, बराबर। साल 1 का हमारा जो NAV है वो कितना निकल कर आया 20.50, साल 2 का जो हमारा NAV है वो निकल कर आया 25.95, एंड साल 3 का जो हमारा NAV निकल कर आया 26.75, बराबर। ये परसेंटेज का सिंबल गलत लग गया अपना, 26.75 हमारा साल 3 का NAV निकल कर आया। सो दिस इज हाउ यू डू दिस सम। बहुत मजेदार सम था, ट्रिकी सम था, आपको बार बार ध्यान रखना पड़ रहा था एनुअलाइज्ड यील्ड का, होल्डिंग पीरियड के यील्ड का, कि होल्डिंग पीरियड क्या है। कभी होल्डिंग पीरियड 9 मंथ का था, तो हमने क्या करा, एनुअलाइज्ड यील्ड से होल्डिंग पीरियड यानी कि 9 मंथ्स का रिटर्न निकाला। कभी एनुअलाइज्ड यील्ड था और होल्डिंग पीरियड हमारे पास कितना था, 33 मंथ्स था, तो हमने एनुअलाइज्ड यील्ड यानी कि 73.52 से होल्डिंग पीरियड का यील्ड निकाला। होल्डिंग पीरियड कितना था हमारे पास, 33 मंथ्स, और इसका यील्ड कितना निकला, 202.18%। कभी रिटर्न का फॉर्मूला यूज करा, और कभी एक बेसिक कॉमन सेंस यूज करा कि री इन्वेस्टमेंट हम किस में से करते हैं, डिविडेंड में से करते हैं ना। डिविडेंड डिवाइडेड बाय NAV ऑफ दैट डेट विल बी इक्वल टू री इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, और इससे रिवर्स वर्क करके हमने क्या निकाला, NAV निकाला। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सम था गाइज, बहुत ही मजा आया ये वाला सम करने के अंदर, और बहुत ही शानदार सम था ये, करेक्ट। अब इसी के जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, 13 एंड 14। ये पूछा भी गया था नवंबर 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 4B के अंदर। अब मैं अगेन बता देता हूं, ये वाला सम और जो हमने पिछला सम करा ना, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिवाय एक डिटेल के। और वो डिटेल क्या है पता है? मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद रीड करें, और अगर आपने वो फाइंड कर दिया तो फिर है ना मेरे को कमेंट में लिखो कि सर ये सम एग्जैक्टली सेम है, सिवाय एक डिटेल के देने के तरीके से। आंसर भी सेम आएगा, जो पिछले सम का आंसर आया था ना, इस सम का भी वही आंसर आने वाला है। 2013 का, 14 का और 15 का 3 साल का NAV पूछा, आंसर भी सेम आने वाला है, सिर्फ एक डिटेल को देने का तरीका अलग है। कौन सा है मैं आपको बताऊं, 3, 2, 1। आई होप आप लोगों ने कमेंट करके सही हाईलाइट करके पकड़ा होगा, और वो ये था कि वहां पर है ना, ये वाला पॉइंट घुमा के दिया था कि वो जो 9 मंथ्स का रिटर्न था वो वहां पर घुमा के दिया था कि एनुअलाइज रिटर्न हमारे को दिया था 153.33%। ये सब में यही बात आपको घुमा के नहीं, सीधे सीधे दे दी कि होल्डिंग पीरियड का जो रिटर्न है वो है 115%। और यही दो चीज तो हमने वहां डिस्कवर भी करी थी, याद है ना, यही दो चीज तो हमने यहाँ डिस्कवर करी थी, 115% और 153.33%। सिर्फ देने का तरीका देखो क्या है। यहाँ क्या लाइन लिखी है कि मिस्टर एक्स ने फाउंड करा दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33%। बाकी पूरी डिटेल्स सेम है। यहां पर क्या लिखा है, मिस्टर एक्स ने फाइंड करा कि उसका होल्डिंग पीरियड का रिटर्न वाज 115%। होल्डिंग पीरियड, एनुअलाइज रिटर्न। तो ये लैंग्वेज के लिए केयरफुल रहना, और आप ध्यान रखना कि जब भी आप सम सॉल्व करो तो इस लैंग्वेज के लिए केयरफुल रहना। रही बात आंसर की, तो अगेन आप जानते हैं कि जो यहाँ आंसर है वही वहां आने वाला है, क्योंकि एक भी डिटेल सेम नहीं है, सिर्फ डिटेल देने की लैंग्वेज अलग है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम कुछ सीखते नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ लैंग्वेज, कि कभी अगर वो बोले एनुअलाइज्ड यील्ड तो कैसे निकालना है, और कभी वो बोले होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो किस तरीके से निकालना है। ऑलराइट गाइज, इसी पैटर्न के बेस के ऊपर एक और क्वेश्चन है। देखो हाईली आस्क्ड कैटेगरी है ये, आप देख सकते हो कि नवंबर 23 में भी ये पूछा गया है,
आरटीपी के अंदर, मई 20 की आरटीपी के अंदर भी पूछा गया है, और नवंबर 13 के प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्टली सेम जैसे अपन ने वो वाला करा था ना, उसी तरीके से ये वाला करना है, पर ये वाला मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आपको करना है। स्क्रीन पॉज करके प्लीज आप लोग इसका आंसर निकालिए। इन 3, 2, 1 मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 18, यानी फर्स्ट ईयर का एनएवी मेरा निकल कर आता है 18, सेकेंड ईयर का मेरा एनएवी निकल कर आता है 13.8, और थर्ड ईयर का मेरा एनएवी निकल कर आता है 23.66 भी आप लिख सकते थे अगर आपने राउंड ऑफ करा हो तो। सो विद दिस गाइज, ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। इस कैटेगरी का नाम क्या दें? इस कैटेगरी का नाम अपन दे देते हैं कि मल्टी ईयर में एनुअलाइज रिटर्न्स को लेकर एनएवी कैसे निकालते हैं। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।